सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। हमारी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी। इससे पहले हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जाना। परफेक्ट कंपटीशन में जो है हमने उसके कौन कौन सी कंडीशन हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम कब होता है शॉर्ट रन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद उस मिनिमम लॉसेस के बारे में जाना, और उसके बाद जो है हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में जाना। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम मेनली जानने का प्रयास करेंगे आपका मोनोपोली यानी एकाधिकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पार्ट 2 है हमारा आज, मोनोपोली यानी एकाधिकार के बारे में। द वर्ड मोनोपोली इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी मोनोपोली जो वर्ड है वो टेकन किया गया है या लिया गया है। द वर्ड मोनोपोली इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है मोनोपोलियन, विच मीन्स एक्सक्लूसिव सेल, वन सेलर, यानी एक्सक्लूसिव सेल। मोनोपोली का मोनोपोलियन मीन्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव सेल, यानी एकाधिकार शब्द जो है ग्रीक शब्द मोनोपोलियन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपका विशेष बिक्री, यानी एक्सक्लूसिव सेल या एक विक्रेता। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार, यानी एक विक्रेता होगा और सेलर एक होगा और बायर जो है वो लार्ज नंबर में होंगे। फॉर्म मोनोपोली समटाइम द टर्म अब्सोल्यूट मोनोपोली, यानी कभी कभी जो है इसको अब्सोल्यूट मोनोपोली के नाम से भी जाना जाता है। प्योर मोनोपोली, कंप्लीट मोनोपोली आर यूज्ड, यानी कि मोनोपोली को जो है समटाइम्स द टर्म यूज किया जाता है अब्सोल्यूट मोनोपोली एंड प्योर मोनोपोली एंड कंप्लीट मोनोपोली आर यूज्ड, यानी जो एकाधिकार के लिए कभी कभी पूर्ण एकाधिकार यानी प्योर मोनोपोली, पूर्ण एकाधिकार, शुद्ध एकाधिकार, पूर्ण एकाधिकार शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका प्रोफेसर सराफा ने जो है एंड प्रोफेसर स्टिगलर, दो अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर सराफा और प्रोफेसर स्टिगलर, यूज्ड द टर्म प्योर मोनोपोली, यानी कि प्योर मोनोपोली जो टर्म यूज किया था आपका प्रोफेसर सराफा और प्रोफेसर स्टिगलर के द्वारा जो है इस टर्म को यूज किया गया। एंड नेक्स्ट है आपका मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन, यानी मोनोपोली जो है एक मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, यानी जहाँ पे जो है एक सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है। मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, जहाँ पे एक सेलर होता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे जो है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नहीं होती है। एंड प्रोड्यूस देयर आर बैरियर टू एंट्री, यानी कि इस मोनोपोली में जो है किसी भी फर्म को एंट्री करने में बैरियर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कट्सोयानिस, यह जो है कट्सोयानिस का कहना है कि एकाधिकार एक बाजार की स्थिति है। एकाधिकार मोनोपोली एक ऐसी बाजार की स्थिति है जिसमें क्या होता है कि एक ही विक्रेता होता है, यानी वन सेलर होता है, और इसके द्वारा उत्पादित वस्तु का कभी विकल्प नहीं होता है, यानी उसके द्वारा जो भी सेलर होता है उसके द्वारा जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और प्रवेश के लिए बाधाएं हैं, प्रवेश के लिए, यानी उस फर्म में या उस इंडस्ट्री में, मोनोपोली में जो है किसी भी फर्म को एंट्री करने में बैरियर्स हैं। एंड अजम्पशन ऑफ मोनोपोली के बारे में समझते हैं, कौन कौन से मोनोपोली के अजम्पशन हैं। मोनोपोली के अजम्पशन की अगर बात करें, मेनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स,
यानी कि इसमें क्या होता है कि वन सेलर होता है। अजम्पशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली की मान्यताएं क्या है कि वन सेलर होता है एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स। पहला क्या होता है कि इसमें वन सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। द मोनोपोलिस्ट फर्म इज द ओनली फर्म, यानी मोनोपोलिस्ट फर्म इज द ओनली फर्म, इट इज एन इंडस्ट्री। यानी कि मोनोपोली में जो है जो फर्म होती है वही जो है इंडस्ट्री होती है। बट द नंबर ऑफ बायर्स इज अज्यूम्ड टू बी लार्ज, यानी कि जो बायर होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, यह अज्यूम किया जाता है, और सेलर जो है वन होता है। एंड जो सेकंड अजम्पशन है वो है आपका क्या कहते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि मोनोपोली में जो है किसी भी कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, no close substitute. There shall not be any close substitute for the product sold by the monopolist. There shall not be any substitute for the product sold by the monopolist. The cross elasticity of demand between the product of the monopolist and other must be negligible or zero. यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है मोनोपोली में, क्रॉस इलास्टिसिटी या उसको या तो नेग्लिजिबल किया जाता है या जीरो के बराबर होता है, यानी कि इस प्रकार से उसका जो है वो होता है मोनोपोली का क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो। एंड उसके बाद थर्ड जो अजम्पशन है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड द फर्म्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म में जो है एंट्री करने में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड ऑफ द फर्म, यानी फर्मों के प्रवेश और प्रवेश पर क्या है, प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है। किसी कोई भी फर्म जो है आसानी से किसी मोनोपोली में इंटर नहीं कर सकती है। There are either natural or artificial restriction on the entry of firm into the industry, यानी फर्म के इंडस्ट्री में एंट्री करने में जो है जो आपके रिस्ट्रिक्शन है या तो वो नेचुरल रूप से हैं या आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। इवन व्हेन द फर्म इज मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि तब भी जब फर्म असामान्य लाभ कमा रही हो, यानी कि जब जो है असामान्य लाभ या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही हो, उस केस में भी जो है रिस्ट्रिक्शन होते हैं किसी भी फर्म के मार्केट में जो है या इंडस्ट्री में एंट्री करने में। उसके बाद फोर्थ अजम्पशन है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, यानी मोनोपोली जो है एक इंडस्ट्री होती है। मोनोपोली इज एन ऑल्सो इंडस्ट्री, यानी एकाधिकार भी एक उद्योग है। हम कह सकते हैं कि एक फर्म या मोनोपोली ही जो है उसमें क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है। अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन फर्म विच कंस्टिट्यूट द इंडस्ट्री, यानी अंडर मोनोपोली के अंतर्गत जो है ओनली वन फर्म होती है विच कंस्टिट्यूट द इंडस्ट्री, जो उद्योग का गठन करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूट करती है आपका इंडस्ट्री का। डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री कम्स टू एन एंड, यानी फर्म और उद्योग के बीच का जो अंतर है समाप्त हो जाता है आपका क्या कहते हैं मोनोपोली में। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसमें जो है एक फर्म ही इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका मोनोपोली मार्केट, जिसमें डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री कम्स एन एंड, यानी कि जिसमें जो है आपका इंडस्ट्री और फर्म के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंड उसके बाद आता है आपका फिफ्थ अजम्पशन है फर्म्स इज प्राइस मेकर, यानी फर्म जो है मोनोपोली के अंतर्गत प्राइस मेकर होता है, नॉट टेकर। फर्म्स इज प्राइस मेकर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, और जबकि इंडस्ट्री के द्वारा जो है या मार्केट के द्वारा जो प्राइस मेक किया जाता है उसी को जो है फर्म को मानना पड़ता है, टेक करना पड़ता है। अंडर मोनोपोली, यानी मोनोपोली के अंतर्गत
मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी मोनोपोली के अंतर्गत या एकाधिकार के तहत वस्तु की आपूर्ति पर यानी सप्लाई ऑफ कमोडिटी पर जो है एकाधिकार का क्या होता है, पूर्ण कंट्रोल यानी फुल कंट्रोल होता है। बट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, डिमांड ऑफ एनी वन बायर्स कॉन्स्टिट्यूट एन इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल डिमांड, यानी कि लेकिन खरीदारों की संख्या क्या होती है, यानी बायर्स की संख्या जो है लार्ज नंबर में होती है, जिसके कारण किसी एक खरीदार की मांग कुल मांग का असीम रूप से छोटा हिस्सा होता है। Therefore, buyers have to pay the price फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट, यानी इसलिए जो खरीदार को एकाधिकार द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करना पड़ता है। ये हो मेरा साला। मोनोपोली की जो 6th अजम्पशन है वो है आपका क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी मूल्य भेदभाव होता है। यानी कि मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है आपका डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट कंज्यूमर, यानी एकाधिकारी जो है एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, यानी मोनोपोली में जो है सप्लाई कर्व की अब्सेंस होती है, आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति होती है आपका मोनोपोली में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट सप्लाई कर्व, यानी मोनोपोली में जो है डिफ़िकल्ट होता है आपका फाइंड आउट करना सप्लाई कर्व, बिकॉज मोनोपोली कैन सेल सेम कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस और टू डिफरेंट कंज्यूमर, यानी कि इसलिए डिफ़िकल्ट होता है सप्लाई कर्व को फाइंड करना क्योंकि मोनोपोली जो है डिफरेंट प्राइस लगाता है आपका डिफरेंट कंज्यूमर से, बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही जो है आपका अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ और कॉजेज ऑफ मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली के लिए कौन कौन से सोर्स हैं और कॉजेज कौन कौन से हैं। सोर्स और कॉजेज ऑफ मोनोपोली, यानी पहला उसमें आता है आपका पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट जो है फर्स्ट सोर्स है आपका मोनोपोली के लिए। पेटेंट और कॉपीराइट प्रिवेंट द अदर टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट और यूज ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी पेटेंट या कॉपीराइट जो है दूसरों को उसी उत्पाद का उत्पादन करने या किसी विशेष उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करने से रोकता है। पेटेंट और कॉपीराइट करना नेसेसरी होता है आपका क्या कहते हैं मोनोपोली के लिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं कंट्रोल ओवर द इसेंशियल रॉ मटेरियल, यानी आवश्यक कच्चे माल पर नियंत्रण होना चाहिए। मोनोपोली के जो दूसरा जो सोर्स है वो है आपका कंट्रोल ओवर द इसेंशियल रॉ मटेरियल, यानी आवश्यक कच्चे माल पर नियंत्रण। मोनोपोली पावर can be created by particular firm over an essential raw material or input used in the production, यानी कि एक आवश्यक कच्चे माल या उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट पर विशेष फर्म द्वारा एक अधिकारी शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ओपेक एक्सरसाइज मोनोपोली पावर इन द वर्ल्ड ओवर द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की आपूर्ति पर जो है ओपेक का एक अधिकारी शक्ति है। एंड उसके बाद थर्ड कॉजेज है या सोर्स है वो है ग्रांट ऑफ फ्रांचाइज। ग्रांट ऑफ फ्रांचाइज या फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ग्रांट ऑफ फ्रांचाइज या फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्रांचाइज या फैसिलिटी दी जाती है, यानी सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करना ही जो है मोनोपोली सोर्स के अंतर्गत आता है।
It means a firm granted the exclusive legal right to produce a given product or service in a particular area. इसका मतलब है कि एक फर्म को किसी विशेष क्षेत्र में किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने का विशेष कानूनी अधिकार दिया गया है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी फर्म को एक विशेष अधिकार दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड फोर्थ सोर्स है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल या नेचुरल मोनोपोली। when a firm operating at economies of scale, the average cost decrease over a wide range of output and natural monopoly will be exist। यानी कि जब जो है एक फर्म पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर काम कर रही है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर जो है काम कर रही है, तो उत्पादन की एक विस्तृत श्रृंखला में औसत लागत में कमी आती है, यानी कि एवरेज कॉस्ट में जो है डिक्रीज होता है, कमी आती है और प्राकृतिक एकाधिकार मौजूद होगा, नेचुरल मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट करेगी। नेचुरल मोनोपोली मीन्स नेचुरल मोनोपोली यानी प्राकृतिक एकाधिकार का मतलब होता है कि नेचुरल मोनोपोली इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे शुड नॉट चार्ज हाई प्राइस। यानी कि गवर्नमेंट शुड नॉट चार्ज हाई प्राइस, यानी कि किसी भी कमोडिटी का हाई प्राइस चार्ज ना करे, इसलिए जो है नेचुरल मोनोपोली होता है या प्राकृतिक एकाधिकार होता है। प्राकृतिक एकाधिकार को सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है ताकि उन्हें उच्च कीमत नहीं लेना चाहिए। उसके बाद एडवर्टिजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी। जो मोनोपोली का जो सोर्स है, फिफ्थ सोर्स, वो है आपका ब्रांड लॉयल्टी या एडवर्टिजमेंट करना पड़ता है। यानी कि एडवर्टिजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी, विज्ञापन और ब्रांड वफादारी, एडवर्टिजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी। वन ऑफ द बैरियर्स फॉर न्यू कंपिटिटर्स, वन ऑफ द बैरियर फॉर न्यू कंपिटिटर ब्रांड लॉयल्टी and heavy advertisement of the existing firm to promote their product। यानी नए प्रतियोगी के लिए बाधाओं में से एक ब्रांड वफादारी और मौजूदा फर्मों अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारी विज्ञापन है। यानी कि इसमें जो है ब्रांड का लॉयल्टी और उसके बाद एडवर्टिजमेंट जो है मोनोपोली के लिए मेन सोर्स है। एग्जाम्पल कोका कोला एंड पेप्सी जो है, इसमें काफ़ी एडवर्टिजमेंट होते हैं। आप देख सकते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। डिमांड कर्व जो मोनोपोली का होता है, अब डायग्राम में जैसे एक्स एक्स पे आउटपुट को डिनोट किया गया है और वाई अक्ष पे जो है कॉस्ट और रेवेन्यू को डिनोट किया गया है। एआर कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, यानी कि एआर कर्व या इसको डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। यानी कि मोनोपोली के केस में जो है जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है और एमआर जो है, एमआर कर्व एआर से नीचे होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो लेस होता है आपका एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू से। एंड उसके बाद अगला है नेचर ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। यानी कि आपका नेचर किस प्रकार के से होता है आपका डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू। नेचर ऑफ डिमांड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। यानी एकाधिकार के तहत जो है मांग की प्रकृति और सीमांत राजस्व घटता है। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू में प्राइस या डिमांड स्लोप अंडर मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि जो आपका क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप होता है मोनोपोली के अंतर्गत, वो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोप। यानी इस प्रकार से होता है एआर और उसके नीचे से होता है आपका एमआर कर्व। यहाँ पे आउटपुट को डिनोट किया गया है, यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट को एक्स ओ वाई। डिमांड कर्व एआर इज स्लाइट लेस इलास्टिक, यानी जो डिमांड कर्व होता है
वो लेस इलास्टिक होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। एंड डिमांड कर्व फेसिंग द मोनोपोलिस्ट हैज ए नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व फेस करता है आपका मोनोपोलिस्ट हैज ए नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप को जो है आपका वो करता है, यानी कि मोनोपोली में एम आर इक्वल टू क्या होता है आपका, एम आर इक्वल टू प्राइस या ए आर माइनस ए आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है आपका प्राइस या ए आर, प्राइस को जो है हम ए आर के नाम से भी जानते हैं, ए आर 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई करेंगे तो हमें जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद एम आर, ये फॉर्मूला है, एम आर इक्वल टू होता है आपका पी, अगर हमें एवरेज रेवेन्यू या क्या कहते हैं आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, हमें प्राइस दिया हो या डिमांड दिया हो और इलास्टिसिटी दिया हो, तो हमें इस प्रकार से जो है मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज ऑलवेज लेस देन 1, यह जो है ऑलवेज होता है आपका लेस देन 1 फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। So it can be easily estimated the marginal revenue is less than price is in monopoly। तो यह जो है आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू एकाधिकार में कीमत से कम होता है, यानी कि मोनोपोली के अंतर्गत जो है मार्जिनल रेवेन्यू कीमत या प्राइस या आपका क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू से लेस होता है। दिस इक्वेशन ऑल्सो शो मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही समीकरण यह भी दर्शाता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत राजस्व है उत्पाद की कीमत और मांग की कीमत लोच पर निर्भर करता है। दिस इक्वेशन ऑल्सो शो, यानी एम आर इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी, जो इक्वेशन है यह डिनोट करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड करता है आपका प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। Thus, if for the monopolist elasticity of demand at a level of output, if for the monopolist elasticity of demand at a level of output equal to 1, its marginal revenue will be 0। जब elasticity of demand equal to 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यह बता रहा है यानी कि एम आर इक्वल टू हो गया आपका 1 के बराबर, यानी पी 1 माइनस 1 अपॉन 1 करेंगे तो हमें हो जाएगा, यानी एम आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। यह कहना है इस समीकरण का। एंड नेक्स्ट है आपका डायग्राम से जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 एंड टी आर इज मैक्सिमम। जब जो है आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 में जो है आपका टी आर मैक्सिमम होगा, टी आर मैक्सिमम होगा, टी आर मैक्सिमम होगा और आपका एम आर होगा आपका 0, यानी कि जहाँ पे जो है टी आर मैक्सिमम होगा, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, वहाँ पे जो है आपका एम आर 0 होगा। इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, इलास्टिसिटी के लेस देन 1 होने के केस में क्या होता है एम आर नेगेटिव और टी आर डिक्रीजिंग, यानी कि जब एम आर जो है डिक्रीज होने लग जाएगा, एम आर नेगेटिव हो जाएगा और टी आर जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 के बराबर होगी। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर 1 तो मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा जब इलास्टिसिटी ग्रेटर 1 होगा और टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। एंड इलास्टिसिटी 1 पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 और टोटल रेवेन्यू जो है अधिकतम होगा। डायग्राम से आप देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है इफ
इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 0 एंड टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। यानी कि जब जो है इस केस में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है मैक्सिमम है, तो वहाँ पे जो है आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, ये टोटल रेवेन्यू कर्व को डिनोट किया गया है और ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू को दर्शाता है और ये वाला जो है एवरेज रेवेन्यू। व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 एंड टोटल रेवेन्यू जो है मैक्सिमम है। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 0 एंड टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। इलास्टिसिटी ग्रेटर 1, तो MR इज पॉजिटिव एंड TR इज नेगेटिव। इलास्टिसिटी ग्रेटर 1, इस केस में TR जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, और MR जो है वो पॉजिटिव है। और उसके बाद इलास्टिसिटी लेस देन 1, MR नेगेटिव एंड TR डिक्रीजिंग। इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी इस केस में जो है आप देख सकते हैं कि जो है MR जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में चले गया, और TR जो है डिक्रीज होने स्टार्ट हो गया। इस प्रकार जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा, और उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 के बराबर होगा। जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा तो MR जो है नेगेटिव में चले जाएगा और आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद इलास्टिसिटी ग्रेटर 1 होगा, ग्रेटर 1 के केस में टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा एंड MR इज पॉजिटिव होगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी मोनोपोली के अंतर्गत इक्विलिब्रियम को देखते हैं। इक्विलिब्रियम इसमें भी दो प्रकार से होता है, पहला शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड दूसरा होता है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जो है पहला आता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड दूसरा आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड तीसरा आता है मिनिमम लॉसेस। शॉर्ट रन में मोनोपोली में भी जो है 3 कंडीशन होती हैं, पहला शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम लॉसेस। यानी एक इंडस्ट्री को जो है 3 प्रकार से प्रॉफिट हो सकता है, या तो नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट, या मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। तो समझते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगी मोनोपोली के अंतर्गत, जहाँ पे MC इक्वल टू MR पहली कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे आपका क्या कहते हैं MC इक्वल टू MR होता है। पहली कंडीशन है कि MC इक्वल टू MR होता है, और दूसरा MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC को जो है MR को MC जो है नीचे से कट करे, यानी इस प्रकार यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो है AC कर्व है, ये जो है ये वाला जो है यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिनोट करता है। इन दिस सिचुएशन AR इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है आपका एवरेज कॉस्ट से। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से जो है ग्रेटर है, यानी एवरेज कॉस्ट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करी। तो इस केस में क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे जो है AR ग्रेटर होता है AC से, तो वहाँ पे जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। MC इक्वल टू MR, वहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम होता है। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, AR पॉइंट A टू Y जो है Y जो है इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, और AC पॉइंट B टू Y एंड AR ग्रेटर AC। AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से, तो उस केस में जो है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति होगी। एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी नॉर्मल प्रॉफिट में जो है फर्म को ना तो लॉस होता है और ना ही जो है आपका गेन होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज ए कंडीशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही आपका क्या होता है लॉस होता है, तो उस कंडीशन को जो है नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। हियर AR इज जस्ट इक्वल टू AC, जहाँ पे जो है AR इक्वल टू AC होता है, तो उस कंडीशन में जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब देख सकते हैं डायग्राम में जो है
AC कर्व जो है AR को जो है A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी MC कट करेगा आपका नीचे से फ्रॉम बिलो, MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MC इक्वल टू MR। एंड उसके बाद है मिनिमम लॉसेस। एक फर्म को जो है शॉर्ट रन में मिनिमम लॉसेस भी होते हैं। इन दिस सिचुएशन AR इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रिवेन्यू जो है वो लेस होता है AC से, एवरेज कॉस्ट से। तो इस केस में क्या होता है, मिनिमम लॉसेस होने लग जाते हैं आपका क्या कहते हैं फर्म को। यानी जब जो है एवरेज कॉस्ट का ग्रेटर होता है आपका एवरेज रिवेन्यू से, तो मिनिमम लॉसेस, यानी कि P ये वाला जो सेक्टर है PABP1 जो है ये मिनिमम लॉसेस की स्थिति को दर्शाता है। इक्विलिब्रियम होगा MC इक्वल टू MR, MC कट MR फ्रॉम बिलो, मिनिमम लॉसेस AC माइनस ABC करेंगे तो हमें, यानी ये वाला जो सेक्टर है पूरा, ये जो है मिनिमम लॉसेस इतना लॉस हो रहा। AC A2Y, AC कर्व जो है A2Y एंड AR B2Y कर्व B2Y, यानी मिनिमम लॉसेस PABP1 यानी ये वाला सेक्टर जो है आपका क्या है, मिनिमम लॉसेस को दर्शाता है। उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का दीर्घकालीन संतुलन इन केस ऑफ मोनोपोली। फर्म का दीर्घकालीन संतुलन कब होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। इन द लॉन्ग रन फर्म गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी मोनोपोली के अंतर्गत जो है फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है आपका लॉन्ग रन में, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी। बिकॉज इन लॉन्ग रन नो फर्म विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री, यानी जो है लॉन्ग रन में मोनोपोली के अंतर्गत कोई भी फर्म एंटर नहीं कर सकती है। इसकी वजह से जो है फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगी एंड फर्म विल एंजॉय मोनोपोली पावर, और फर्म जो है एंजॉय करती है आपका मोनोपोली फर्म पावर को, यानी और फर्म क्या करती है, एकाधिकारी शक्ति का आनंद उठाएगी। इन द लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी लॉन्ग रन जो है मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो इक्वल टू होता है आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोथ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द प्लांट इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट द सेम टाइम। यानी कि आपका मोनोपोली में क्या होता है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंतर्गत बोथ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट SMC वो इंटरसेक्ट करती है, कॉस्ट कर्व ऑफ प्लांट इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट द सेम टाइम, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू को MR को एक ही टाइम पे जो है इंटरसेक्ट करती है। दीर्घकालीन संतुलन में दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और संयंत्र के अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र दोनों एक ही समय में सीमांत राजस्व यानी वक्र यानी मार्जिनल वक्र को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। एंड उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की स्थिति वहां पे होती है। देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि लॉन्ग रन में भी जो है दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम की मोनोपोली में। देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC कट MR फ्रॉम बिलो। इन दिस सिचुएशन AR इज मोर देन द AC। AR क्या होता है, AR मोर होता है आपका AC के में, तो यहाँ पे जो है हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आप देख सकते हैं MR को जो है SMC और LMC, SMC कर्व ये है आपका और LMC कर्व ये वाला है, यानी ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो है एक ही टाइम पे जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आपका LAC और SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन
एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो भी एक दूसरे को एक ही टाइम पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो होगा आपका ये वाला सेक्टर, यानी कि P1A BP1 P1A BP1 वाला जो सेक्टर होगा उसमें जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा मोनोपोली को। MR इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, LMC इक्वल टू SMC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एंड प्राइसेस इक्वल टू प्राइस एट ग्रेटर या इक्वल टू होता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्राइसेस ग्रेटर हैं आपके किससे, LAC से। LAC कर्व जो है ये वाला यहाँ से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक फर्म को। द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, यानी मोनोपोलिस्ट जो है मैक्सिमाइज होता है आपको उसको प्रॉफिट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, जब इन कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। पहला, प्राइस ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। दिस कंडीशन इंप्लाइज इन लॉन्ग रन में जो है मोनोपोली में प्राइस ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए आपका LAC से। मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी आइदर ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज और लीस्ट इक्वल टू इट, यानी प्राइस जो है ग्रेटर या इक्वल टू होता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यह स्थिति उत्पाद के लंबे समय तक एक अधिकार संतुलन मूल्य में निहित है, या तो दीर्घकालीन औसत से अधिक होना चाहिए या कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। And the price cannot fall below long run average cost because in the long run the monopolist will quit the industry if it is not even able to make normal profit। क्या होता है कि कीमत लंबे समय तक चलने वाली औसत लागत से नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि लंबे समय में एक अधिकारवादी उद्योग छोड़ देगा यदि वह सामान्य लाभ भी नहीं कमा रहा होगा। यानी कि प्राइस के एवरेज कॉस्ट अगर ग्रेटर हो जाएंगे आपके प्राइस से या एवरेज रेवेन्यू से, तो लॉन्ग रन में आपका मोनोपोली क्या करेगा कि इंडस्ट्री को छोड़ देगा या बंद कर देगा। तभी कह रहा द प्राइस कैन नॉट फॉल बिलो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बिकॉज इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्ट विल क्वाइट द इंडस्ट्री, इट इज नॉट इवन एबल टू मेक नॉर्मल प्रॉफिट। यानी वह नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर जो है प्राप्त नहीं कर रहा होगा तो मोनोपोली जो है मार्केट को त्याग देगा या आपका इंडस्ट्री को बंद कर देगा। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है मोनोपोली के अंतर्गत। सबसे बड़ा जो है मोनोपोली का वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी मूल्य भेदभाव। कब होता है मूल्य भेदभाव? मूल्य भेदभाव के जो कॉन्सेप्ट दिया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्रोफेसर पिगू। पूछा जा सकता है कि आपका क्या कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मूल्य भेदभाव का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है आपका प्रोफेसर पिगू के द्वारा। मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। प्रोफेसर पिगू द्वारा दी गई यह अवधारणा है। यानी प्रोफेसर पिगू का कहना है कि मोनोपोलिस्ट जो है डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से सेम कमोडिटी का। एकाधिकारी एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत को वसूल करता है अकॉर्डिंग टू आपका पिगू। पिगू ने दिया है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, यह जो है एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है एंड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद
आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, मोनोपोलिस्ट सेल सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। मोनोपोली सेल करता है आपका, मोनोपोलिस्ट सेल सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, यानी एकाधिकारवादी एक ही उत्पाद को अलग अलग खरीदारों से अलग अलग कीमतों पर बेचता है। मोनोपोली सेल सेम प्रोडक्ट, मोनोपोली सेल करता है सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को जो है आप क्या कहते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इसमें क्या करता है कि एकाधिकारवादी एक ही उत्पाद को अलग अलग खरीदारों से अलग अलग कीमतों पर बेचता है। यानी कि मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि एक कमोडिटी को अलग अलग सेलर के पास, अलग अलग बायर्स को अलग अलग कीमत पर सेल करता है। एंड दिस इन्वॉल्व मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईच कंज्यूमर, यानी कि यह जो है मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन यानी अधिकतम शोषण शामिल है। इसमें प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकतम शोषण शामिल होता है। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे जो है एक मोनोपोली एक कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है आपका डिफरेंट कंज्यूमर से, एंड इसको ऑल्सो नाउन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को जो है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। दिस इन्वॉल्व मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईच कंज्यूमर, यानी इसमें जो है मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका ईच कंज्यूमर का, शोषण होता है। उसके बाद बायर इज फोर्स टू पे द प्राइस विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ विलिंग टू पे। बायर्स इज फोर्स, बायर जो है वो फोर्स करता है टू पे द प्राइसेस विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ हिज विलिंग टू पे, हिज विलिंग टू पे, यानी क्रेता को उनके उन कीमतों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उसके भुगतान करने के इच्छुक अधिकतम के बराबर है। यानी जो एबिलिटी टू पे है, जो विलिंग टू पे है, जिनके पास विलिंग टू पे है, उनको जो है भुगतान करने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाते हैं आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत। देयरफॉर बायर्स हैज नो कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट, यानी नो कंज्यूमर सरप्लस, यानी इसलिए खरीदार के पास जो है कोई उपभोक्ता अधिशेष नहीं बचता है, यानी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता है आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत। एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक ये डायग्राम से दिखाया गया है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो है एक्स एक्स पे क्वांटिटी को डिनोट किया गया है और वाई एक्स पे जो है प्राइस को डिनोट किया है। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन AR एंड MR कर्व आर सेम, यानी आपका क्या कहते हैं, AR और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत। पहली डिग्री मूल्य भेदभाव के तहत AR और MR वक्र समान है। इट मीन डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो बिकम द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द सेलर, यानी इट मीन क्या है कि डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो बिकम द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द सेलर, यानी इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता का मांग वक्र भी विक्रेता का मांग वक्र बन जाता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत जो है डिमांड कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होता है, इक्वल होता है, एक ही होता है, डाउनवर्ड स्लोप है। अंडर दिस ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एट सेपरेट प्राइस, यानी इसके अंतर्गत जो है, इसके तहत उत्पादन की प्रत्येक इकाई अलग अलग कीमत पर बेची जाती है। अंडर दिस ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एट सेपरेट प्राइस, एक विशेष कीमत पर या अलग अलग कीमत पर बेची जाती है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत। ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड एट टू रेवेन्यू एंड अमाउंट इक्वल टू द प्राइस फॉर विच इज सोल्ड, यानी बेची गई प्रत्येक अतिरिक्त इकाई राजस्व में उसी कीमत के बराबर राशि जोड़ती है जिसके लिए इसे बेचा जाता है। दैट्स वाई डिमांड कर्व ऑफ द बायर्स इज ऑल्सो द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द सेलर, यानी इसलिए जो है क्या होता है आपका डिमांड कर्व ऑफ द बायर्स इज ऑल्सो द MR कर्व ऑफ सेलर। डिमांड कर्व जो है वो आपका इक्वल होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलर के।
फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन definition when seller sell the exact same goods service to different price to different consumer group given that the cost of production is equal. First degree price when seller sell the maximum price consumer are willing to pay with no difference in the product at all. Real world example, auction house, second handed and car डीलरशिप, सेकेंड हैंडेड कार और डीलरशिप, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल ऑक्शन हाउसेस हो गए, सेकेंड हैंडेड कार हो गया। प्राइस मेकिंग एबिलिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट वेयर फर्म कैन आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर इलास्टिसिटी प्रिवेंट रिसेल। उसके बाद अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसको जो है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विद द मार्केट डिमांड कर्व, सो द मोनोपोलिस्ट विल आल्सो प्रोड्यूस अंटिल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सही मूल्य भेदभाव के तहत अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी पूर्ण मूल्य भेदभाव के तहत जो है सीमांत राजस्व वक्र बाजार की मांग वक्र के साथ मेल खाता है, इसलिए एकाधिकार भी तब तक उत्पादन करेगा जब तक कि सीमांत लागत उत्पाद की कीमत के बराबर न हो जाए। Allocative efficiency is also maximized when price equal marginal cost, यानी जो allocative efficiency है, आवंटन क्षमता है, is also maximized when price equal to marginal cost। Note, however, the under perfect price discrimination buyers enjoy no consumer surplus at all, यानी कि बायर जो है वो enjoy करता है एंड कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता है, नो कंज्यूमर सरप्लस। टोटल सरप्लस कोइंसाइड इंटायरली ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर द मोनोपोली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, यानी एकाधिकारवादी क्या करता है कि एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों के लिए अलग अलग मूल्य वसूल करता है, तो उसे जो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज लोअर रेट फॉर द इनिशियल यूनिट एंड हायर रेट फॉर द फर्दर कंजप्शन। जैसे बिजली बोर्ड प्रारंभिक इकाइयों के लिए जो है कम दर और आगे की खपत के लिए जो है उच्च दर वसूल करता है। फर्स्ट 20 यूनिट 3 Rs पर यूनिट, पहली 20 इकाइयाँ 30 रुपये प्रति इकाई एंड 21 to 100 यूनिट 5 Rs पर यूनिट एंड सम कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट विथ बायर्स। उसके बाद अगला है आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है व्हेन मोनोपोलिस्ट सेल सेम प्रोडक्ट एंड डिफरेंट मार्केट और सब मार्केट एंड चार्ज डिफरेंट प्राइस। जब एकाधिकार जो है अलग अलग बाजारों या उप बाजारों में एक ही उत्पाद की बिक्री करता है और कीमतों में अंतर होता है। मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, डिमांड लेस इलास्टिक, एंड मोनोपोलिस्ट जो है हायर प्राइस को चार्ज करता है एंड डोमेस्टिक मार्केट एंड डिमांड जो है लेस इलास्टिक होता है। एकाधिकार घरेलू बाजार में अधिक कम कीमत वसूलता है, कम रोजगार की मांग, एंड चार्ज लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट। यानी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अंतर्गत जो एकाधिकार क्या करता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो है हायर प्राइस चार्ज करता है किसी कमोडिटी की, और उसके बाद जो है लोअर प्राइस करता है फॉरेन में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियल लाइफ ऑफ कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रियल लाइफ और कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a company charge a different price to different consumer groups
थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर करता है व्हेन ए कंपनी चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। यानी थर्ड डिग्री प्राइस भेदभाव तब होता है जब कोई कंपनी अलग अलग उपभोक्ता समूह से अलग अलग कीमत वसूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए थिएटर में डिवाइड मूवी गोज into senior, adult and children is paying a different price when seeing the same movie। यानी उदाहरण के लिए एक थिएटर फिल्म देखने वालों को वरिष्ठों, वयस्कों और बच्चों में विभाजित कर सकता है और प्रत्येक एक ही फिल्म देखते समय एक अलग अलग कीमत चुकाता है। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज द मोस्ट कॉमन, दिस डिस्क्रिमिनेशन जो है मोस्ट कॉमन होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग, उसके बाद अगला है डंपिंग का कॉन्सेप्ट है। डंपिंग कब होता है? मोनोपोलिस्ट सेल इट्स प्रोडक्ट टू फॉरेन मार्केट एट लो प्राइस। यानी मोनोपोली जो है सेल करता है इट्स प्रोडक्ट टू फॉरेन मार्केट एट लो प्राइस एंड डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हायर प्राइस। टाइप्स ऑफ डंपिंग की अगर बात करें, यह जो है 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। पहले डंपिंग के जो आपका डेफिनेशन होती है कि मोनोपोलिस्ट सेल इट्स प्रोडक्ट टू फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस एंड होम मार्केट इज हायर प्राइस। इसमें जो है 3 टाइप की डंपिंग होती है। 3 टाइप की डंपिंग, एक होता है का परसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग एंड स्पोरेडिक डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग एंड स्पोरेडिक डंपिंग। अब बात करते हैं आपका परसिस्टेंट डंपिंग की। मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट एट हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड बट लोअर इन फॉरेन मार्केट, तो इसे जो है आपका परसिस्टेंट डंपिंग कहा जाता है। डोमेस्टिक डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक एंड फॉरेन डिमांड इज हाई इलास्टिक। यानी कि परसिस्टेंट डंपिंग के अंतर्गत जो है मोनोपोली क्या करता है कि आपका अपनी कमोडिटी को होम मार्केट में हायर प्राइस में चार्ज करता है या सेल करता है और फॉरेन मार्केट में जो है लेस प्राइस में, लोअर प्राइस में सेल करता है। उसके बाद प्रीडेटरी डंपिंग, मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट बिलो और लोअर द कॉस्ट इन फॉरेन मार्केट। अपनी कमोडिटी को या सेल करता है प्रोडक्ट को बिलो और लोअर द कॉस्ट इन फॉरेन मार्केट। मेन एम टू ड्राइव आउट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट। यानी इसका जो मेन एम होता है कॉम्पिटिटर को जो है मार्केट से बाहर निकालना। वंस कॉम्पिटिटर एलिमिनेट फ्रॉम द मार्केट ही राइज द प्राइस। उसके बाद थर्ड है आपका स्पोरेडिक डंपिंग। इट्स occasion sell of product either below cost or lower price in foreign market. Main aim to getting rid of inventory stock unsold. Example, festival offers, Diwali sell. धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।